साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वीडियो, जिसमें आज बात करेंगे हम लोग जनरल स्टडीज के अंतर्गत ज्योग्राफी या भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। कुछ टॉपिक मैं पहले बता चुका हूं, अब आगे चलते हैं और एक और टॉपिक देखते हैं जो मुख्य रूप से भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक विभाग से संबंधित है। जो भारत को नेचुरली या फिजिकली भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो 4 भाग में बांटा गया है, उसमें आज हम दूसरे विभाग की बात करेंगे। तो दूसरा विभाग क्या है, क्या इसकी विशेषता है, किस प्रकार से इसका भौगोलिक और संरचनात्मक बनावट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी मैं पॉइंट आउट करूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला विभाग जो है हिमालय का पर्वत, जो हमने देखा है अलग वीडियो में, और आज हम लोग देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान ही आज देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई मामलों में, और इसीलिए इससे कई सवाल एग्जाम में पूछा जाता। तो उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग देखें। और हम पिछले कुछ वीडियो में आपको मैदान के बारे में बताया था कि मैदान क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन आज हम लोग भारत में जो उत्तर के क्षेत्र में एक मैदान है बहुत बड़ा, उसी की बात करें। तो सबसे पहले हम मैप के माध्यम से आपको समझा दें कि ये मैदान का विस्तार किस रूप में है। तो ध्यान दें कि ये हमारा हिमालय पर्वत था, जिसको हमने आपको कुछ वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो ये हिमालय पर्वत, जिसकी 4 अलग अलग श्रेणियां थी, जिसको हमने देखा। ये 4 हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, जो पहला विभाग है भारत का। अब इसके नीचे आए तो जस्ट इसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर का विशाल मैदान का लोकेशन ये लगभग ऐसे, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग इसी तरह का विस्तार दिखाई पड़ता। तो ये ध्यान रखना है, यही दूसरा पार्ट। तो सेकेंड पार्ट, जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि भारत की बनावट के अंतर्गत ये कैसे बना हुआ है और इसकी क्या भौगोलिक विशेषता। इसके नीचे आए तो ये भारत का इधर से गुजरात शुरू हो जाता है, और ये गुजरात के बाद ये नीचे प्रायद्वीपीय भारत है। तो यही इंडिया का मैप है दोस्तों, सबको पता है कि यही भारत का विस्तार है, और इसी रूप में हम लोग को देखना, जिसमें हम लोग आज इसकी बात करेंगे, जिसको हमने एक हेडिंग दिया है उत्तर का विशाल मैदान। तो पहले तो मैदान की विशेषता समझ लें, और फिर इसके हम मेन विषय वस्तु पर बात करेंगे। तो पहला तो ध्यान देना है कि मैदान जो धरातल है पृथ्वी का, उस पृथ्वी के धरातल का वह भूभाग होता है जो देखने में बिल्कुल समतल सपाट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है पहला तो, कि मैदान जो भी होगा वो समतल होगा और सपाट होगा। समतल सपाट कहने का मतलब जो पृथ्वी धरा है उसका सतह यहां उबड़ खाबड़ नहीं होगा, पूरा प्लेन मिलेगा। और जो भी प्लेन सतह होता है उसी को हम मैदान कहते हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि समतल सपाट भूभाग है। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई समुद्र तल से, जो सी लेवल है, उस समुद्र तल से कम 150 मीटर, जो हमने पहले के वीडियो में बता रखा है। तो समतल सपाट भूभाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर होता है, उसी को हम मैदान कहते हैं। और यही 2 विशेषता की वजह से इसको हम मैदान के रूप में देखते हैं, या इसी को हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ें तो उत्तर का विशाल मैदान का लोकेशन देखें तो ये हिमालय है, हिमालय से ये दक्षिण में, और इसके नीचे आ जाएं तो ये जो है ये तीसरा भाग है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या दक्षिण भारत, ये तीसरा विभाग है। तो पहला विभाग हिमालय और ये प्रायद्वीपीय भारत, और ये दोनों के बीच में जो विस्तार है यही उत्तर का विशाल मैदान। तो ध्यान रखना है, उत्तर के विशाल मैदान का लोकेशन देखें तो लोकेशन जो है, ये ध्यान रखना है कि यह
हिमालय के दक्षिण में है, हिमालय के दक्षिण में है, और प्रायद्वीपीय भारत के, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तर में है। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो मैदानी, जो भूभाग है भारत का, उसी को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब इस विशाल मैदान की थोड़ी सी विशेषता पर नजर रखनी है। नजर क्या है कि ये बहुत बड़ा मैदान है, और इस मैदान का निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों से हुआ, और नदी द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी को, ध्यान रखना, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पूछेगा आपसे बार बार एग्जाम में कि उत्तर के विशाल मैदान में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। जो हम लोग मिट्टी चैप्टर एक टॉपिक पढ़ेंगे सॉइल, तो हम बहुत सारी मिट्टियों की बात करेंगे, क्योंकि मिट्टी से बहुत सवाल पूछता है एग्जाम। लेकिन यहां पर जो भी मिट्टी मिलेगी उसमें जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता मिलेगी। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया मिट्टियों से बना हुआ विशाल मैदान। अब विशाल मैदान होने की वजह से इसका एक नामकरण किया गया, और नामकरण के रूप में इसको ध्यान रखना है, इसको सिंधु सतलज, सिंधु सतलज या गंगा ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान रखने हैं कि सिंधु सतलज या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो कभी कभी उत्तर का विशाल मैदान नहीं लिखेगा और लिख देगा गंगा, सिंधु सतलज और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार कहां, तो यही है, इसी का नाम है सिंधु सतलज या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्योंकि सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो चलती है तो प्रवाह क्षेत्र में मिट्टियों को बिछाती, और उस मिट्टी के बिछाने से ही ये मैदान बना हुआ, और इसीलिए इन नदियों के नाम पर भी इस मैदान का नाम, ये ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, सिंधु सतलज या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो है एक ऐसा मैदानी एरिया है भारत में जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ दे कि उत्तर के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये ध्यान रखना है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा चौड़ा, जबकि ये वाला पार्ट कम चौड़ा। ये असम तक फैला हुआ, इधर से चल करके राजस्थान से चलते हुए आसाम तक का एरिया। और इस रूप में ध्यान रखना है कि टोटल जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। जबकि कुछ और इंपॉर्टेंट विशेषता देखना है, तो ध्यान रखना है कि कुल जो लंबाई है इस मैदान का वो पूरब से पश्चिम की तरफ है, और पूर्व से पश्चिम जब चलेंगे तो इसकी लंबाई जो है ये कुल मिलाकर के 2400 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है कि इस किनारा और इस किनारा का अगर लेंथ मापा जाएगा तो लगभग 2400 किलोमीटर का एक लंबा मैदानी क्षेत्र है। जबकि ध्यान रखना है कि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई या वाइडनेस जो है ये 2 रूप में, और चौड़ाई जो है वो पश्चिम में देख रहे हैं कि ज्यादा है और पूरब में कम है। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा गया है ये मैदान, धीरे धीरे संकरा होता चला गया। और पूछा एग्जाम में कि उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई किधर ज्यादा है, तो पश्चिम में ज्यादा और पूरब में कम है। या पूछ दे कि पूरब से पश्चिम की तरफ चलें तो चौड़ाई बढ़ेगी कि घटेगी, तो पूरब से पश्चिम जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती गई है, लेकिन पश्चिम से पूरब आएंगे तो चौड़ाई घटती चली गई। और ये चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। चौड़ाई पश्चिम भाग में ज्यादा है, और इसका लेंथ जब मापेंगे चौड़ाई का तो लगभग ये 500 किलोमीटर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहां से यहां ये लगभग 500 किलोमीटर का लेंथ में ये फैला हुआ मैदान। जबकि चौड़ाई अगर पूर्वी भाग में देखें तो पूरब में कम है ये, और पूरब में जो कम है ये लगभग यहां 145 किलोमीटर का लेंथ मिलता है। मतलब ये जो लेंथ है ये 145 किलोमीटर। जबकि यहां से यहां का अगर ये पूरा मापें तो ये पूरा मापेंगे तो ये जो टोटल मिलेगा
ये 2400 किलोमीटर, और इस प्रकार टोटल जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता। तो ये इसका एक भौगोलिक विस्तार जो आपको दिमाग में फ्रेम करके रखना है कि है कहां पर, कि इसके क्षेत्र को देखते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि उत्तर का विशाल मैदान है, मतलब भारत के उत्तर वाले भाग में। और आपको पता होगा जब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं तो पता होगा कि दक्षिण भारत वाला भाग पहले बना है, ये वाला बाद में बना। मतलब ये जो भारत का भूभाग है ये पुराना है और ये वाला भाग जो है ये नया है कालक्रम के हिसाब से। तो बहुत सारे कालक्रम है, प्लीस्टोसीन, इयोसीन, मेसाजोइक एरा, ट्रायसिक एरा, कार्बोनिफेरस एरा, टर्शियरी युग, बहुत सारे युग की बात आती है। अब उसमें ध्यान रखना है, आपसे जो पूछेगा कि भारत के भूखंड में ज्यादा पुराना भूभाग कौन है, तो दक्षिण वाला पुराना है, और जैसे जैसे उत्तर आते हैं नया भाग, मतलब ये उत्तर का विशाल मैदान जो है ये भारत के नए भाग में शामिल है। मतलब ये ज्यादा पुराना संरचना नहीं है और नवीन संरचना के रूप में उत्तर के विशाल मैदान को देखा जाता। अब मैदान का विस्तार आपने देख लिया कि कैसे कैसे है, लेकिन इस मैदान का जो इंपॉर्टेंस है उस पर ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व देखें तो महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीज आप अपने अनुभव से आकलन करके बता सकते हैं। जैसे कि मैदान जहां होता है वहीं पर कृषि होता है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर जितना होगा वो मैदान में ही होगा, पर्वत पर, पठार पर कृषि या खेती का कार्य नहीं होता। तो भारत के लिए अगर ये पूछ दे कि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है, तो यही क्षेत्र है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा खेती इसी जोन में होता, और जहां कृषि होगा वहीं लोगों को भोजन मिले, और भोजन मिलने की वजह से उत्तर के विशाल मैदान को भारत के लिए खाद्यान्न भंडार कहा जाता, कि भारत के लोगों को जो भोजन मिलता है वो इसी क्षेत्र से मिलता। अगर इस क्षेत्र में कृषि अगर ना हो तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता। तो खाद्यान्न का भंडार है, और आपको पता है कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जहां भोजन मिलेगा वहीं पर लोग रहेंगे। आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, भोजन की कमी हो रही है, तो लोग जहां पर काम करने से छोड़ करके घरों में वापस आना चाहते हैं कि घर पहुंच जाएंगे तो कम से कम कुछ तो भोजन मिलेगा। और इस रूप में भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है मानव के लिए या किसी भी जीव के लिए। अगर भोजन ना मिले कोई वहां रहना नहीं चाहेगा, कितना भी अच्छा सोसाइटी हो, कितना भी बढ़िया माहौल हो, अगर भोजन का अभाव है कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। और इसलिए ध्यान रखना है कि ये उत्तर का विशाल मैदान खाद्यान्न भंडार तो है ही, और खाद्यान्न भंडार के कारण भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का दबाव इस मैदान के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं वो इसी मैदानी क्षेत्रों के आसपास है। जब पश्चिम से पूरब चलें तो इधर देखें तो राजस्थान है उत्तर वाला, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक के फैला हुआ, और इसी जोन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इसलिए है कि जनसंख्या को भोजन मिल रहा, और जनसंख्या का दबाव उत्तर के विशाल मैदान में सबसे ज्यादा। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है यहीं पर भारत में सबसे ज्यादा मानव का निवास है, और कुल जनसंख्या का लगभग 45% भाग इसी क्षेत्र पर रहता है। तो याद रखना है, कभी कभी पूछेगा कि भारत में बिहार, यूपी जैसे राज्यों में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है क्यों, तो आप कहेंगे यही आंसर में कि जनसंख्या घनत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर मैदानी क्षेत्र है, भोजन बहुत मिलता है, प्लेन एरिया, और जब प्लेन एरिया होगा तो इस मैदानी क्षेत्रों में निवास भी करना आसान होगा। निवास के साथ साथ उद्योग लगा सकते हैं आप, उद्योग के साथ साथ यातायात का बेहतर सुविधा है। यहां पर देखते होंगे कि उत्तर भारत में ही रेल का ज्यादा विकास होता है, तो रेल का विकास सबसे ज्यादा उत्तर भारत में, ये ध्यान रखना। तो रेल का विकास नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, जबकि ज्यादा अच्छी अच्छी सड़कें दक्षिण भारत में, ये ध्यान रखना है।
तो दक्षिण भारत में आपको सड़कें बहुत अच्छी मिलेगी, जबकि रेलवे ज्यादा उत्तर भारत में मिले। और ये भी आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि भारत में जितने भी रेल मंत्री बने हैं उनमें ज्यादातर रेल मंत्री उत्तर भारत के राज्यों से संबंधित है, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, इन जोन से ही ज्यादा रेलवे मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट है, लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल कारण से रेल मंत्रालय में रेल मंत्री का चुनाव जो होता है उत्तरी क्षेत्रों से किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसलिए है कि उत्तर भारत में ही रेल का विस्तार करना, तो उत्तर भारत में करना है तो यहां के लोग इसके भौगोलिक सिचुएशन को, संरचना को समझते हैं अच्छे से, और इसलिए यहां के लोग या उत्तर भारत के लोग अगर रेल मिनिस्ट्री में काम करेंगे तो यहां का विकास ज्यादा हो सकता है। क्योंकि रेलवे जो ट्रैक बिछता है उसके लिए एक चीज चाहिए, और वो चाहिए समतल क्षेत्र। उबड़ खाबड़ लैंड पर आप पटरी नहीं बिछा सकते हैं। उबड़ खाबड़ लैंड है, जहां पठार है वहां सड़कें आप बना सकते हैं अच्छी अच्छी। तो ये ध्यान रखना, कभी कॉन्सेप्चुअली पूछ ले कि उत्तर भारत में ही रेलवे का विकास ज्यादा होता है, क्यों? तो कहेंगे कि उत्तर भारत में ज्यादातर मैदानी क्षेत्र है इसलिए रेल का विकास ज्यादा होता। पूछ देगा कि दक्षिण भारत में सड़कें बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वहां पठारी एरिया है, और पठारी एरिया उबड़ खाबड़ होता है जहां पर पानी का जमाव नहीं होता, और इसके कारण से सड़कें वहां अच्छी मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, जनसंख्या का अधिक दबाव है उत्तर के विशाल मैदान में, खाद्यान्न भंडार है, 45% जनसंख्या लगभग भारत की इसी क्षेत्र में निवास करती। अब विस्तार की बात करें तो विस्तार इधर से चलना है ऐसे, और राज्यों का नाम याद रखना, जिसमें सबसे इधर चले तो उत्तरी राजस्थान का नाम आता है। तो उत्तरी राजस्थान में उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्र है। इसके बाद पंजाब की बात आती है, हरियाणा की बात आती है, दिल्ली की बात आती है, इसके बाद उत्तराखंड की बात आती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात आती है, इसके बाद हमारा बिहार शामिल है इसमें। बिहार के साथ कुछ झारखंड का भी एरिया पड़ता है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अलावा असम है। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार दिखता। लेकिन ध्यान रखना है, इन सब राज्यों में ये मैदानी क्षेत्र या उत्तर का विशाल मैदान का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ दे कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है, तो ध्यान रखना है कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मतलब उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो उत्तर के विशाल मैदान पर ही बसा हुआ, और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ही करता है, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, और इन सब का वजह यही है कि उसका मेन लोकेशन उत्तर के विशाल मैदान में पड़ता है। तो इतना फीचर तो ध्यान रखें पहले, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलते हैं इस मैदान के भौगोलिक बनावट की बात करते हैं, और भौगोलिक बनावट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो भारत का प्राकृतिक विभाग पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें दूसरा विभाग चल रहा है ये, और दूसरा विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आप लोग देखें, वीडियो के कंटेंट्स को याद करने का प्रयास करें। कुछ चीजें समझ में आए तो नोट्स भी कर सकते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हैं जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखें कि क्या वीडियो में कुछ कमी है, ताकि मैं इसको और अच्छा प्रस्तुत कर सकूं। तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं भारत के इस दूसरे विभाग, जो उत्तर का विशाल मैदान है, उससे आगे की बात करें तो इस विभाग में जो मैदानी क्षेत्र है इसको कई भाग में बांटा गया। तो ध्यान रखना है, यहां जो हम बताने जा रहे हैं वो उत्तर के विशाल मैदान का वितरण या विभाग कह सकते हैं। मतलब इसको फिर बांटा गया अलग अलग जोन में, और जो बांटा गया है इसमें मुख्य रूप से 5 जोन है, और पांचों जोन से सवाल पूछा जाता है। 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, और बांटने के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है कि कैसे बंटवारा किया गया और क्या उसकी विशेषता। हमने अभी कहा आपको कि जो मैदान है ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है,
तो नदियों के बहाव को यहां समझना। और हमने कहा था गंगा, सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्रा की बात की, सब हिमालय से निकलती है। और हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में आपको पता है, सब महान हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां। और ये नदियां जब चलती है तो अपने रास्ते में मिट्टी का मलबा बिछाती है, जिससे मैदान बन जाता। तो इसी को हम लोग को देखना। तो ध्यान देंगे कि ये जो मलबा है ये नदियां ला रही। अब इसी नदी को आधार मान के मैं उत्तर के विशाल मैदान को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये पर्वत है, मान लें यही हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत का एक पॉइंट है, यहां ये पॉइंट है। और इस पॉइंट से एक नदी निकल रही है ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि नदी हाइट से नीचे आएगी पानी लेकर। तो नदी जहां से निकलती है इसके बारे में पता होगा कि इसको ऑरिजिन या उद्गम कहते हैं। नदी चैप्टर में हम लोग अलग अलग नदियों का उद्गम देखेंगे, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो हर का एक पॉइंट बना, वहीं से जलधारा फूटती है। और एक जलधारा उद्गम से चलती है, तो यहां पर पर्वत है, तो पर्वत पर तो चट्टान होगा, ये प्लेन एरिया नहीं। तो चट्टाने होगी यहां पर, और ऐसे चट्टान यहां दिखेगा। अब नदी की जलधारा जब चलेगी, चट्टान उसके रास्ते में मिलेगा, तो ये बटेगी पानी इधर उधर, और ऐसे बट करके ये इधर से ऐसे बहती हुई आएगी। तो ये ध्यान रखना, ये पर्वत है। और पर्वत के जस्ट बगल में वह एरिया जहां चट्टान का प्रधानता होता है, छोटे बड़े चट्टान वहां मिलेंगे। और चट्टान की वजह से नदी की जलधारा इस चट्टानों में खो जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा कि यहां कोई नदी बह रही, सिर्फ लगेगा कि पतली पतली जलधारा जो है इस चट्टानों के बीच से बह रही। तो ये जो एरिया है नदियों के उद्गम से जस्ट बगल में पर्वत से सटे हुए, मान लिया यहां तक पत्थरों का विस्तार है, सब में वाटर है। तो ये जो विस्तार है यहां तक, जहां पर पथरीला इलाका है, इसको एक नाम दिया गया, जो उत्तर के विशाल मैदान का पहला भाग। और इस नाम को याद रखना है, जिसको हम लोग भावर प्रदेश कहते हैं। ये ध्यान रखना कि ये जो है भावर प्रदेश, और भावर प्रदेश के आधार पर इसको भब्बर प्रदेश भी कहा जाता। तो भावर प्रदेश कहें या भब्बर प्रदेश कहें, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, भावर प्रदेश या भब्बर प्रदेश को। अब भावर प्रदेश पर्वत के जस्ट बगल में है और चट्टानी एरिया, और चट्टानी एरिया होने की वजह से यहां नदी की जलधारा बिल्कुल पतली पतली है। साथ ही ध्यान रखना है कि बहुत पथरीला इलाका। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये जो एरिया है ये पथरीला क्षेत्र है, और पथरीला क्षेत्र इसकी प्रधानता। और इसका विस्तार जो है इस पर्वत से यहां से चलेंगे तो लगभग ये 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के रेडियस में ये पाया जाने वाला क्षेत्र होता। तो पर्वत के जस्ट सतह जो उत्तर का विशाल मैदान होगा उसको क्या कहेंगे, तो याद रखना है भावर प्रदेश। कभी पूछ दे कि उत्तर के विशाल मैदान में जो पर्वत के जस्ट नजदीक होता है उसको कहते हैं क्या, तो भावर प्रदेश। पूछ देगा कि भावर प्रदेश का एरिया पर्वत से कितना दूर तक, तो 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक, मतलब यहां से 8 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर। पूछ देगा कि उत्तर के विशाल मैदान में जो पथरीला क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है क्या, तो भावर प्रदेश। ये ध्यान रखना। अब यहां पथरीला है, पानी की जलधारा कम है, तो जब पथरीला इलाका होगा तो ध्यान रखना पथरीला के कारण यहां पर कृषि कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां न तो हल चला सकते हैं, न किसी तरह का खेती का कोई काम हो सकता है, एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होगा यहां। और जब कृषि नहीं होगा तो यहां पर मानव का बसाव भी नहीं होगा, मतलब यहां मानव का बसाव नहीं होगा, मतलब गांव वगैरह यहां नहीं मिलेगा। तो पर्वतीय क्षेत्र है, पथरीला इलाका है, और भावर प्रदेश या भावर प्रदेश के रूप में। और जस्ट ये पर्वत के जस्ट सटे हुए। अब आगे चलें तो भावर प्रदेश से आगे निकले हम, तो अब आगे बढ़ेंगे तो चट्टानों की प्रधानता या चट्टानों की फ्रीक्वेंसी कमती चली जाएगी। अब इधर ज्यादा पत्थर छोटे बड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे, अब प्लेन एरिया। तो पानी जो इधर से चल के आ रही है अलग अलग भाग में बटी है, तो बटने के कारण जब उसको पूरा एक जगह आकर यहां मिलेगी
तो जब सब वाटर यहां आ जाएगा तो सारा वाटर के मिलने से एकत्रित जब होगी जलधारा तो यहां वाटर का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा और अचानक से लगेगा कि यहां एकदम तेज धारा के साथ बड़ी मात्रा में पानी का बहाव हो रहा है। और किसी जगह पर पानी अगर तेज धारा से बड़ी मात्रा में बहाया जाए तो ये मैदानी क्षेत्र जहां पर गिरेगा यहां पर कीचड़ हो जाएगा। आप देखते हैं घरों में बारिश होता है और छतों के पाइप से अगर गिरता है जमीन पर वाटर तो जहां पर पानी गिरेगा वहां कीचड़ हो जाएगा। और यही स्थिति यहां है कि जो पानी यहां बिखर करके बारिश थी सब समेट करके एक जगह हो गई, तो जलधारा बढ़ी, वेग बढ़ गया और मिट्टी पर गिरेगा तो ये मिट्टी धीरे धीरे ये कीचड़ युक्त हो जाएगा। तो कीचड़ युक्त ये मिट्टी हो जाएगी और कीचड़ युक्त मिट्टी को दलदली क्षेत्र कहा जाता है, मतलब ये स्वाम्पी एरिया, ये ध्यान रखना। तो यहां पथरीला इलाका, ये दलदली क्षेत्र, पानी वही है, वही नदी का जलधारा बहते हुए इधर आ रहा, पानी आगे बढ़ रहा, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ यहां जब एकाएक गिरेगा यहां कीचड़ बना दे। और कीचड़ दलदली क्षेत्र जो बनेगा भाबर प्रदेश के बाद, इस प्रदेश का एक नाम है जिसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। तो पहला प्रदेश भाबर प्रदेश, दूसरा प्रदेश तराई प्रदेश, जैसे कहते हैं नेपाल की तराई, बिहार और नेपाल के जो बीच एरिया है वो तराई प्रदेश है। तो हिमालय की तराई है ये, तो तराई यही प्रदेश है जहां दलदली एरिया है। तो यहां पर अब पत्थर तो नहीं है लेकिन मिट्टी दलदली है, तो दलदली मिट्टी में बहुत ज्यादा कृषि नहीं हो सकता है, कीचड़ होता है हमेशा, लेकिन कुछ कृषि काज होता है, मतलब थोड़ा बहुत यहां कृषि होगा। और थोड़ा बहुत जब कृषि होगा तो यहां पर मानव का बसाव भी होगा, क्योंकि जैसे ही भोजन मिलेगा तो मानव वहां बसना चाहे, लेकिन ये बसने के लिए अच्छा जगह नहीं है। जहां भी पानी का जमाव हो जाए, कीचड़ हो जाए, वहां मच्छर वगैरह का जनसंख्या बढ़ने लगता है। और इसलिए इस तराई प्रदेश को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता, मतलब ये अच्छा एरिया नहीं, ये ध्यान रखना। यहां पर लोग जनरली बसना नहीं चाहते। अब यहां के बाद देखें तो अब तो यहां पर धार आ गया, प्लेन एरिया में नदी आ रही है, अब प्लेन एरिया में आ गई। और प्लेन एरिया मान ले ऐसे एक लैंड है और ऐसे लैंड है, तो ये लो लैंड। अब लो लैंड होगा तो ये पानी आएगी और बारिश के दिनों में जब नदी भरेगा तो इस पानी को भर देगा, लो लैंड। तो ध्यान रखना है उत्तर के विशाल मैदान में वह एरिया जो निम्न भूभाग होता है, निम्न मतलब लो लैंड, जिसकी ऊंचाई कम हो, निम्न भूभाग, ये ध्यान रखना। निम्न भूभाग मतलब लो लैंड, लो लैंड मतलब जहां पानी आसानी से जा सके। तो निम्न भूभाग है और नदी इधर से बहती आ रही है, तो पानी जब बहेगी तो पानी अपने साथ मलबा लाएगी और मलबा बिछा करके आगे बढ़ जाएगी। तो बारिश के दिनों में नदी जब बहती है तो जिस एरिया में पानी भर जाएगा फिर पानी उतरेगा वहां से, तो देखेंगे कि उसके सतह पर एक नई मिट्टी जमी हुई है। जो पानी में मिट्टी थी वो गाद बैठ गया वहां पर, अब साफ, जिसको हम निक्षेपण कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जम गया तो नदी अब बह करके चली गई, लेकिन यहां एक मिट्टी का परत जमा कर चली गई। तो जहां पर निम्न भूभाग में नदी का पानी या बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाए, एवरी ईयर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाए, तो वहां पर एक नई मिट्टी की परत बिछ जाती, तो पहुंच जाएगी। तो उस स्थिति में एक नई मिट्टी की जो परत बनेगी और उसके द्वारा जो मैदान बनेगा, इसका एक तीसरा नाम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको खादर प्रदेश कहते हैं। तो तीसरा ये एरिया और खादर प्रदेश है। तो पहला था भाबर, दूसरा तराई और तीसरा खादर। पहला ये भाबर को याद रखना है, दूसरा तराई को याद रखना है, तीसरा खादर को याद रखना। और खादर को हमने कहा ये लो लैंड है, मैदानी क्षेत्र का। लो लैंड होने की वजह से बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाती और पहुंच जाएगी। तो यहां पर तो हमने कहा कि ये पूरा मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी है। जब खादर प्रदेश होगा तो इस खादर प्रदेश में नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगी हर साल, ये ध्यान रखना। तो नई जलोढ़ मिट्टी मतलब न्यू एलुवियल सॉइल, और नई जलोढ़ मिट्टी
या जलोढ़ मिट्टी अपने आप में ही बहुत फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ एरिया। और उपजाऊ एरिया होने की वजह से जब नहीं होगी तो और उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होने की वजह से ये ध्यान रखना है कि उत्तर के विशाल मैदान का ये जो एरिया है खादर प्रदेश, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि कार्य होता है। तो एग्जाम में पूछेगा ही कि उत्तर के विशाल मैदान में सबसे अधिक फर्टाइल या सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन है, तो यही है जिसका नाम खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश को ध्यान रखना कि ये जो है एक खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां किसान को खाद भी नहीं देना पड़ता है। तो ये भी पूछा एग्जाम कि कौन ऐसा विशाल मैदान का एरिया है जहां किसान बिना खाद के कृषि कार्य कर सकते हैं, तो ये खादर प्रदेश ही, जिसको न्यू एलिब्यूल सॉइल या नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष पानी पहुंच जाएगा और एक नई मिट्टी की परत बिछा देगी जो बहुत उपजाऊ हो। और इस रूप में इस खादर प्रदेश को, भाबर प्रदेश को और 3 एक तराई प्रदेश को ध्यान रखना, और सीक्वेंसली ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां जो हमने कहा कि इसका विस्तार 8 से 15 किलोमीटर, लेकिन तराई प्रदेश का विस्तार जो है ये लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर में, जबकि ये सबके आगे वाले का विस्तार का कोई मेजरमेंट ज्यादा नहीं होता है, वो चूंकि वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता। तो ये सब नदियों के द्वारा बनने वाला मैदानी क्षेत्र है। इसमें 3 पार्ट्स हम लोग देख चुके, 3 और पार्ट्स है जिसको मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें, जरूर नोट्स करें और प्रत्येक वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है हर सब्जेक्ट का अलग अलग, और बहुत जल्द कल या परसों से मैं करंट अफेयर का भी वीडियो पर डे 5 मिनट का वीडियो में डालूंगा, जिसमें बिहार, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, 4-5 जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो आपको दिखने को मिलेगा, जिससे काफी आपको मदद मिलेगा 66 बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, सचिवालय शाखा जो आने वाला है। आज ही टीचर की वैकेंसी की बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि 33,916 नए टीचर की बहाली होने वाली है। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि सभी में बहुत उपयोगी है ये सब। तो ये उत्तर के विशाल मैदान का पहला सेक्शन है, इसका दूसरा सेक्शन मैं अगले वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। वो सब कोई भी काम न करें जो देश हित के खिलाफ हो, हर काम देश हित में राष्ट्र भावना के साथ करें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।